हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं सहायक नदी और उसके साथ साथ एक और टॉपिक ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। दोनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक इस वीडियो को देखिए और आशा करते हैं कि इससे पहले कि आपने बाकी के 6 पार्ट्स को ज़रूर देखा होगा, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से जो नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, बताना आपको कौन सा सिंधु नदी की सहायक नहीं है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, कोसी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं होता है। श्योक नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, व्यास होता है, ये सभी के सभी सिंधु की सहायक नदियाँ होती हैं। रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? रुद्रप्रयाग, इसको कैसे याद रखते हैं? अमरूद, अमरूद हमने याद कराया था, अमरूद। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, देखिए अमरूद अगर आप याद रखते हो तो अलकनंदा, मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग पर अलकनंदा और मंदाकिनी, यहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट वन बनता है कि नदी जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं वह कौन सा है? भ्रंश घाटी से होकर के जो बहती हैं उसे हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस नर्मदा कह सकते हैं, ऑप्शन बी नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एसेंचुरी नहीं बनाती है? पिछली बार मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था इसी तरह से, तो एसेंचुरी नहीं बनाती है, वहाँ पे पूछा गया था कि कौन सी बनाती है, तो यहाँ पे नहीं बनाती है। तो हम यहाँ पे कैसे देखिए, एसेंचुरी और डेल्टा में क्या फ़र्क होता है? जो नदियाँ अरब सागर में गिरती है वो एसेंचुरी का निर्माण करती है, और जो नदियाँ बंगाल के खाड़ी में गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं नर्मदा और मांडवी, ताप्ती, ये सभी के सभी जाकर के अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, यानी ये सभी एसेंचुरी का निर्माण करती हैं। लेकिन महानदी जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में गिरता है, तो राइट आंसर यहाँ पे हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो रामगंगा, जो कि ये गंगा की सहायक नदी है, डी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से क्रेटर निर्मित झील कौन सा है? क्रेटर निर्मित झील निम्नलिखित में से कौन सा है? तो महाराष्ट्र का लोनार झील क्रेटर निर्मित झील, ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से जो नदी अमरकंटक से निकलती है वह कौन सा है? अमरकंटक से निकलती है वह कौन सी है? तो अमरकंटक से हम यहाँ पे कह सकते हैं सोन, बिल्कुल सही होगा, सोन होता है और एक नर्मदा होता है, तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे, डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी चंबल, चंबल को टिक करेंगे, चंबल की सहायक नदी होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? अरावली पर्वतमाला से निकलती है, ऑप्शन सी लूनी नदी, लूनी नदी। नेक्स्ट वन की अमरकंटक पठार से कौन सी नदी निकलती है? क्वेश्चंस को पढ़िए, राइट आंसर गेस करिए, बस इससे ज़्यादा आपको अब कुछ नहीं करना है, क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन चल रहा है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में बात करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे। जो भी पढ़ना था आपने पढ़ लिया है। अमरकंटक पठार से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? तो सोन, नर्मदा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो हम यहाँ पे एक्चुअली नहीं निकलती पूछा गया, तो यहाँ पे राइट आंसर सी को टिक करेंगे, गोदावरी यहाँ से नहीं निकलता, सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, करेवा हिमनीकृत वेदिकाएँ पाई जाती हैं। करेवा हिमानीकृत जो वेदिकाएँ हैं वो पाई जाती है कहाँ पे? झेलम घाटी में, झेलम घाटी में, सी बिल्कुल सही होगा। भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऊपर में हम लोगों ने देखे थे भागीरथी और अलकनंदा और मंदाकिनी को देखे थे हम लोग रुद्रप्रयाग में। यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा जो है वो देवप्रयाग में मिलता है, यानी ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। जोग जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है? जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, शरावती नदी पर बनाया गया, सी राइट आंसर है। तवा किसकी सहायक नदी है? तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तवा जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है, सी यहाँ पे करेक्ट होगा, नर्मदा की। नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? बांधों को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा? बांधों को जाना जाता है लेवीज के नाम से, ठीक है, लेवीज बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर सभी को पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, बिल्कुल सही है। कावेरी नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं, ये पॉइंट गलत है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कह सकते हैं, और दक्षिण गंगा जो होता है वो गोदावरी को कहते हैं। शरावती नदी जो कि नदी अपहरण का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, जो कि गलत था, इसे आप सुधार करेंगे। और जो गोदावरी, इसको हम लोग अर्धगंगा के नाम से भी जानते हैं, इसे याद रखिएगा। निम्न में से कौन एक लैंगून नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक लैंगून झील नहीं है?
तो लैंगून झील यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। पेरियार झील लैंगून झील के अंतर्गत नहीं आता है, सी करेक्ट होगा। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है और वो है गोमती। गोमती करेक्ट है। दामोदर किसकी सहायक नदी है? दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर हुगली की सहायक नदी है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाता है। हगरी सहायक नदी है, हगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा की, राइट आंसर ऑप्शन डी तुंगभद्रा की, ठीक है तुंगभद्रा। किशनगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? किशनगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? झेलम की, ठीक है किशनगंगा झेलम की सहायक नदी है, ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है, स्थल और नदियों के संगम के साथ। तो ऊपर में तो ऑलरेडी हम 2 चीज़ देख चुके थे, एक तो रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग क्या था? रुद्रप्रयाग होता है अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी यहाँ पे, और देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अलकनंदा सभी में कॉमन होता है, अलकनंदा सभी में कॉमन होता है। फर्स्ट का 2 के साथ मिलना चाहिए, डी का फर्स्ट के साथ मिलना चाहिए, फर्स्ट का 2 और डी का फर्स्ट के साथ। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा, ठीक है ऑप्शन बी को टिक करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा भी गया था, त्रिवेणी नहर में पानी जो आता है वो किस नदी से आता है? गंडक नदी से, गंडक नदी से। बेतवा नदी मिलती है, बेतवा नदी मिलती है यानी बेतवा किसकी सहायक नदी है? तो ये जाकर के यमुना में मिलती है, यमुना की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न नदियों पर विचार करिए, निम्न नदियों पर विचार करना। मूसी, इंद्रावती, पर्णहिता और वर्धा। आपको बताना है कि गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन सी है। गोदावरी की सहायक नदियों में यहाँ पे आएगा 2, 3, 4, 2, 3, 4, यहाँ पे ऑप्शन बी। मूसी जो होता है वो किसका है? मूसी हो गया, तुंगभद्रा हो गया, ये सभी कृष्णा की सहायक नदी है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है दिबांग, कमिंग और लोहित, तीनों के तीनों यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी यहाँ पे आपका राइट आंसर महानदी हो जाएगा, ऑप्शन सी महानदी। बजाज सागर बांध बनाया गया, बजाज सागर बांध जो किस नदी पर बनाया गया? बजाज सागर बांध माही नदी पर, माही नदी पर, ठीक है। सुरसूती और जवाई किसकी सहायक नदी है? सरस्वती और जवाई जो किसकी सहायक नदी है? सरस्वती जवाई जो होता है वो यहाँ पे ऑप्शन ई होगा, लूनी नदी की, लूनी नदी की सहायक नदी है। सुरमा नदी की उत्पत्ति स्थल कहाँ से? सुरमा नदी की उत्पत्ति स्थल कहाँ से? मणिपुर, मणिपुर करेक्ट होगा। पलासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? पलासी की लड़ाई में 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव करेक्ट आंसर बनता है। बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला था? बंगाल में द्वैत शासन कब से कब तक चला था? सी करेक्ट होगा, 1765 से 1772, 1765 से 1772। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय जो शासक था वो कौन था? पहला भारतीय शासक थे हैदराबाद के निज़ाम, हैदराबाद के निज़ाम, सी ऑप्शन बी। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था, किसके किसके बीच? तो टीपू सुल्तान और कर्नेवालिस के बीच। अगला प्रश्न है कि हड़प नीति या फिर जब्ती सिद्धांत, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स जो सिद्धांत है वो किसने लागू किया था? ये लागू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, डलहौजी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए किसने किसने? तो यहाँ पे हैदराबाद के निज़ाम, अवध के नवाब, मैसूर के राजा, लेकिन बंगाल के नवाब ने नहीं किया था। तो 1, 2, 3 करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। सुगौली की संधि जो कि 1816 में हुआ था, किनके बीच संपन्न हुई थी? उस वक्त लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल था जो कि 1813 से लेकर के 23 तक उन्होंने शासन किया था, ये ध्यान रखेंगे। और इन्हीं के समय में ये आपको याद रखना है जैसे कि मराठों की जो शक्ति थी वो समाप्त की जा चुकी, यानी कि तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था इन्हीं के समय 1817 से 18 के बीच। और सुगौली की जो संधि हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के जो गोरखा थे उनके बीच हुआ था, यानी ऑप्शन ए होगा। द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो
यहाँ पे कह सकते हैं रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा स्थापित किया गया था और ये इसे वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त किया गया। वारेन हेस्टिंग्स, सी विल बी ए राइट आंसर। प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कि कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? कुशासन की प्रथा या 1856 के तहत अवध को मिलाया गया, ऑप्शन ए अवध को। ठीक है, अवध यहाँ पे करेक्ट होगा। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? 1835 के मैकाले के मिनट से। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? वो थे शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? उस वक्त मुगल सम्राट कौन थे? तो वो थे, यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन बी, आलमगीर द्वितीय। ठीक है, आलमगीर द्वितीय। निम्नलिखित में से किसके काल में ब्लैक होल की घटना घटी थी? ब्लैक होल की जो ट्रेजेडी हुई थी किसके समय में हुआ था? तो ये सिराजुद्दौला के समय में हुआ था, सिराजुद्दौला। किस संधि के परिणाम स्वरूप बंगाल में द्वैत शासन लागू किया गया था? किस संधि के परिणाम स्वरूप बंगाल में द्वैत शासन का लागू किया गया था? देखिए फ्रेंड्स, आज का ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और आज की इस लाइक्स का एम रखते हैं, आज की इस वीडियो का लाइक्स का एम रखते हैं हम लोग 501 लाइक्स। तो आप लोग डेफिनेटली इसको पूरा करिएगा ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने में काफ़ी अच्छा लगे। तो देखिए, द्वैत शासन को लागू हुआ, किस संधि के परिणाम स्वरूप बंगाल में द्वैत शासन को लागू किया गया? तो राइट आंसर बन जाता है इलाहाबाद की संधि। ठीक है, इलाहाबाद की संधि। अगला पॉइंट है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय का मुख्य कारण क्या था? सिराजुद्दौला के पराजय होने का मुख्य कारण इसमें क्या था? क्लाइव की कूटनीति। ठीक है, क्लाइव की कूटनीति, ऑप्शन ए। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपनी मनसद खोने का कारण क्या था? अपनी मनसद खोने का कारण यहाँ पे आंतरिक साजिशें और विश्वासघात, ऑप्शन डी होगा। 1764 ईस्वी में हुए बक्सर के युद्ध में भारतीय संघ के कौन कौन शामिल थे? 1764 का जो बक्सर युद्ध हुआ था उसमें कौन कौन शामिल थे? तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, सी को टिक करेंगे। सिराजुद्दौला के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? सिराजुद्दौला के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? तो देखिए, सिराजू, इसमें जो आ रहा है तो जो से याद रखिएगा, मिर्ज़ाफर को। अगला क्वेश्चन, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य 9 फरवरी 1757 को कौन सी संधि हुई थी? कौन सी संधि हुई थी? अलीनगर की संधि। ये संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, अलीनगर की संधि। अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब किसे माना जाता है? अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइए कि यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अगर हम सभी को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन सी हमें गलत लगेगा, क्योंकि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 में हुआ था और यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं, लॉर्ड वेलेस्ली होना चाहिए। तो यहाँ पे हम पॉइंट्स सी को टिक करेंगे, जो कि गलत है। अगला पॉइंट है कि बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली का शासक 1764 में शाह आलम द्वितीय थे। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? किस अधिनियम के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट अक्सर पूछा जाता है कब? 1784। तो 1784 इस वक्त हम कह सकते हैं वारेन हेस्टिंग्स थे, यानी ए बिल्कुल सही होगा, वारेन हेस्टिंग्स। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था, वो कौन थे? उनका नाम हम चूड़ामन यानी कि चूड़ामणि, ऑप्शन सी चूड़ामन। निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून या फिर हम जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? किसे? सूरजमल। ठीक है, सूरजमल, ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सी संधि हुई? द्वितीय के समय कौन सी संधि हुई? इसी तरह से यहाँ पे मैच करना है। तो यहाँ पे अगर हम मैच करने की कोशिश करें तो सबसे पहला देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में मद्रास के संधि के दौरान समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84 मंगलौर के संधि के तहत, और तीसरा
90 से 92 श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत। यहाँ पे तीनों के तीनों बिल्कुल सही है, तो यानी कि राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। किसकी अत्यंत प्रिय युक्ति थी कि भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। ये बात किसने कही थी? ये बात कही गई थी टीपू सुल्तान के द्वारा। टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी। रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809 में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई थी? किस नदी को? तो सतलज यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है, ऑप्शन डी सतलज। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो सूची 1 सूची 2 के साथ अगर हम मैच करें तो चलिए देखते हैं। पिंडारियों का दमन किसने किया था? पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स यहाँ पे होगा फर्स्ट का 2 के साथ। फर्स्ट का 2 के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ था। ठगों का दमन किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और मैकाले की शिक्षा मिनट का जो प्रस्ताव है वो भी आपका हो जाएगा विलियम बेंटिंग के साथ ही। तो कुल मिलाकर ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो ध्यान रखेंगे। देखिए आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 24 से 26, द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1852 और तीसरा आंग्ल वर्मा युद्ध 85 से 86। तीनों के तीनों सभी बिल्कुल सही तरीके से मैच है, तो डी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और आज के इस लाइक्स का टारगेट जो रखा गया ज़रूर पूरा करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर ऑल पे सेट रखिए ताकि आने वाले फ्यूचर की कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाओ। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।